जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आज हम पर्यावरण की स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, मैप से आपको बताएंगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आज हम बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, वीडियो मिस नहीं करना है। आप पर्यावरण एमपी टेट सीटीईटी रीट जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पर्यावरण पूछा जाता है तो वीडियो आपके लिए है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना बस है और सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को क्या करना है, लाइक करके शेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये आज का मान के चलो कि आपका पहला टेस्ट है इस प्रकार का, है ना। और पूरा टेस्ट अगर आपने दिया है देखेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण होने वाला है, उद्धार होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा दोस्तों भारत है और आज हम भारत का पर्यावरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना है 2 सेकंड में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बताना है, असम में है, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश में। तो 4 विकल्प हैं, 4 सेकंड भी आपके पास हैं। चलिए तब तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपने सिमली और क्या हो गई, उड़ गई। आपने सिमली और उड़ गई तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा, कहां पर होगा। सिमली और उड़ गई तो ये कहां पर होगा, उड़ीसा। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिमली और उड़ गई तो उड़ीसा। अब दोस्तों देखो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है सिमलीपाल, और इसका जो निर्माण हुआ था ये कब बना, तो ये बना 1980 में। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और ये है दोस्तों आपका उड़ीसा। मैप में देखो ये आपका उड़ीसा है, यहां पर आपकी चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, चिल्का झील है, ये सबसे बड़ी लैगून झील कहलाती है चिल्का झील, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, ये आपका उड़ीसा पूरा यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, और उड़ीसा में दोस्तों आपका कौन सा है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। कौन सा है, भीतरकणिका, तो वो भी याद रखना है। और नंदनकानन भी है यहाँ पर, नंदनकानन। ठीक है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी आपको याद रख लेना है उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और हीराकुंड बांध भी बना हुआ है, तो हीराकुंड बांध भी हमें याद रखना है। तो उड़ीसा के बारे में इतनी चीजें याद रखनी है ना। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, यहीं पर है उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट बताना है दोस्तों जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अब 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, फटाक से उत्तर बताना है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। और आपका बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कब, 22 मई को। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, है ना। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना, जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है कब, 22 मार्च को। ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, ये चीज याद रखनी है। 22 अप्रैल, 22 मार्च। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं मैप में, यहाँ पर आ जाओ, मैप में देखो जरा, ये है आपका केरल। ये क्या है, केरल राज्य है, केरल राज्य है। और दोस्तों केरल में आपको यहाँ पर एक घाटी है, कौन सी घाटी है, शांत घाटी, है ना। और ये जो तट कहलाता है, ये तट कौन सा कहलाता है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट, है ना। ये पश्चिमी घाट कहलाता है। और इस पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सी घाटी है, शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। ठीक है, शांत घाटी आपकी पूछा जाता है कभी कभी, कहाँ पर है, तो केरल में है। और जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र है। और हमने पढ़ा कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ये चीज हमने देख ली। ठीक है, और केरल की बात आई है दोस्तों, तो एक चीज और आपको याद रखनी है, पेरियार अभ्यारण्य।
क्या है यहाँ पर, पेरियार अभ्यारण्य है। या इस अभ्यारण्य में दोस्तों आपका सबरीमाला, कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस अभ्यारण्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है, तो ये पेरियार अभ्यारण्य में है, जो कहां पर है, केरल में है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब दोस्तों एक चीज बताना कि जो राजा होगा उसके कई भूखंड होंगे, है ना, उसका जो महल होगा वो कई खंडों का बना होगा। कैसा बनेगा, कई खंडों का बना होगा। तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर होगा, कहां पर होगा। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में। उड़ीसा में हमने देखा कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, नंदनकानन है उड़ीसा में। ठीक है, और चिल्का झील भी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, है ना। असम की बात करें तो यहाँ पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी याद रखना है, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। अब दोस्तों अब मैप में देखते हैं, ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा अनुसंधान है, वन अनुसंधान केंद्र है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और जब उत्तराखंड की बात आती है दोस्तों आपकी, तो उत्तराखंड के यहाँ गंगोत्री है। क्या है, गंगोत्री, जहां से गंगोत्री हिमनद, जहां से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, गंगोत्री हिमनद से, है ना। और उत्तराखंड की जब भी बात होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर हैली राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चीज उत्तराखंड में, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। वन अनुसंधान केंद्र है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, नदियों का मायका किस राज्य को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, किस राज्य को कहा जाता है नदियों का मायका। 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको दिए जाते हैं दोस्तों। अब एक चीज बताना कि जिस राज्य में बहुत सारी नदियां होंगी उस राज्य को क्या कहा जाएगा, नदियों का मायका कहा जाएगा। और वो राज्य कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है, राज्य जो है वो राज्य कौन सा है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। यानी कि जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना है, ये है आपका मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश है और इसमें बहुत सारी नदियां निकलती हैं। यहाँ से अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, यहाँ इंदौर के निकट से आपकी चंबल नदी निकलती है। ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर और चंबल की कुल लंबाई कितनी है, चंबल की 965 किलोमीटर है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहाँ से बहुत सारी, काली सिंध है, ताप्ती है, सोन नदी है, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, है ना, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये चीज भी याद रखनी है। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। गैंडा परियोजना और गैंडा के बारे में आपको पता है कि जो गैंडा है, गैंडा के लिए, एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यहां पर इसको संरक्षण है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए। और एक गैंडा परियोजना जो इसकी शुरुआत हुई वो कब हुई, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1987। 1987 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर 1987 में आपकी गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये है असम, ये कौन सा राज्य है, असम। ठीक है, याद रख लेना, यहां से आपका जो है ये असम होता है ना, पूरा ऐसा, और ये अरुणाचल प्रदेश होता है। तो ये असम है और असम में दोस्तों आपको पता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है असम के बारे में। नेक्स्ट बताना दोस्तों, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहां पर स्थित है माउलिंग, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर 2 सेकंड में आपको आंसर बताना है और बहुत सारी चीजें फिर आप क्लियर करेंगे। और जो माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ए है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबथू। कौन सा है? किबथू। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो किबथू है। ठीक है, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसे दोस्तों पूर्व में क्या कहा जाता था? नेफा के नाम से जाना जाता था ये अरुणाचल प्रदेश। तो नेफा भी आपको याद रखनी है कभी आपसे अगर पूछा जाए तो, है ना। नेक्स्ट बताना है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर बताना है ना। अब ये जो क्लासें हैं स्पेशल क्लासें होंगी, इन क्लासों को मिस नहीं करना है। जो भी आपका पर्यावरण है एक एक चीज आपकी क्लियर होगी पर्यावरण की। ठीक है ना। जहां ट्रिक निकलेगी ट्रिक बताएंगे और जहां आपको याद करवाने का जैसे भी बनेगा आपको याद करवाएंगे। और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो हमने दोस्तों पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो वन अनुसंधान केंद्र है, वन अनुसंधान केंद्र पढ़ लिया था कहां पर? उत्तराखंड में। लेकिन बात होती है पर्यावरण अनुसंधान केंद्र की तो आपका उत्तर हो जाता है कहां पर? नागपुर में। ठीक है, और ये नागपुर कहां है दोस्तों? तो आपको पता होनी चाहिए कि ये है आपका महाराष्ट्र, है ना। और महाराष्ट्र में ये नागपुर है जहां पर आपका पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, है ना। और पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान भी है, अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो इसको भी याद रखना है। कहां पर? नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपको बताना राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, सभी को पता है। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता। और जैव विविधता क्षेत्र पढ़ा हमने कि पश्चिमी घाट, शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है ये जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है। और जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो आपका प्रश्न क्रमांक 8 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी कि चेन्नई, है ना। चेन्नई में दोस्तों आपका जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है और बी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है, तमिलनाडु की जब भी बात आती है दोस्तों तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, और यहां पर चेन्नई में जो है आपका क्या है? जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कहां पर? तमिलनाडु में, है ना। सभी लोग याद रख लेंगे। और नेक्स्ट आपको बताना है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व बाघ दिवस यानी कि विश्व टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। और आपको पता है कि जो बाघ है ये भारत का राष्ट्रीय पशु भी है बाघ। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो बताएंगे 5 जून को, 29 जुलाई को, 11 जुलाई को या फिर 16 सितंबर को। तो कब मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस? और आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। आपको पता है दोस्तों 1973 में क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया, है ना। और विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है, बिल्कुल सही आंसर आया शुभम जी, 29 जुलाई। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को, वेरी गुड। 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मना लेते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मना लेते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस मना लेते हैं। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मना लेते हैं। और 29 जून को, जुलाई को हम विश्व बाघ दिवस मना लेते हैं। याद रख लेना है दोस्तों। और आपको पता है कि टाइगर स्टेट के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जाना जाता है टाइगर स्टेट के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई? तो जल्दी से बताना है। 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं और 2 सेकंड का समय भी आपको दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? 1972। कब हुई? 1972 में जो है UNEP की स्थापना हुई। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनपी की स्थापना 1972 में हुई। याद रखना इसके कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, 193 सदस्य देश हैं यूएनईपी के। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी। नैरोबी, और नैरोबी कहां पर है, तो केन्या। ठीक है, याद रखेंगे। अब आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि यूएनईपी की स्थापना कब हुई, 1972 में। इसके सदस्य देश कितने हैं, 193 है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी के बारे में इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बताना दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो किससे मापी जाती है, पारसेक से, पास्कल से, डाप्सन इकाई या फिर डेसिबल से। तो ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, आपको उत्तर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा, डाप्सन इकाई, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो डाप्सन इकाई आपका बिल्कुल सही है। और डेसिबल आपको पता है, ध्वनि तीव्रता मापक क्या है, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। पारसेक ये क्या है, दूरी की इकाई है दोस्तों, दूरी की इकाई है पारसेक। और पास्कल क्या है, ये दाब की इकाई है। तो इसको भी याद रखना है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डाप्सन इकाई से, है ना। पास्कल दाब, है ना, पास्कल दाब की इकाई है, पारसेक दूरी की इकाई है, डेसिबल ध्वनि की इकाई है ना। ये चीज इनको याद रखना है। और डाप्सन ओजोन परत की है। और ओजोन लेयर ये है दोस्तों आपका ओजोन लेयर, ये आप देख रहे हैं यहां से, ये ओजोन लेयर है। ठीक है, कहां पर है, ये है दोस्तों आपका समताप मंडल में। समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसको क्या होता है, नुकसान होता है, सभी को पता है। ठीक है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है ओजोन परत, रोक लेती है। कुछ पराबैंगनी किरणें छिद्रों के कारण, ओजोन परत में छिद्रों के कारण क्या होती हैं, निकल जाती हैं धरती में। तो यहाँ पर धरती में क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, है ना। जैसे त्वचा कैंसर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पराबैंगनी किरणों से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, त्वचा कैंसर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला बताना दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 12। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कहां पर है, 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं और 2 सेकंड आपका है। ऑल इन वन, है ना, राघव जी, मनीषा जी। तब आपका 12 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। मैं आपको जब तक बता दूं दोस्तों कि जो चावल निकलता है काय से निकलता है, धान से, आपको पता है। और धान की अगर बात करें तो एमपी में जो धान अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, वड़वानी में। एमपी की बात करें तो वड़वानी में है धान अनुसंधान केंद्र। और केंद्र की बात करें तो केंद्र चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है, उड़ीसा। कहां पर है, उड़ीसा, यानी कि कटक उड़ीसा में। ठीक है, याद रख लेना। हम क्या करते हैं, चावल काय से निकलता है, धान से, और धान को क्या करते हैं, काटते हैं। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा, कटक उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा के बारे में तो मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि उड़ीसा में नंदन कानन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, सभी को पता है। चिल्का झील भी उड़ीसा में है, चिल्का झील है। और हीराकुंड बांध है, मिट्टी का बना हुआ सबसे लंबा बांध है, महानदी पर बना है। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है। और उड़ीसा की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए, महानदी को। ठीक है, महानदी भी आपको याद रखनी, महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है तो कहां पर स्थित है, कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बताना है। उड़ीसा में है, उत्तर प्रदेश में है, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश में, तो कहां पर है। 4 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र होता है ये काय के लिए होता है कि आप इसमें खोज करो, अनुसंधान करो और नई नई तकनीक निकालो। क्या निकालो, नई नई तकनीक निकालो। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि में नई नई तकनीकें निकालो तो नई दिल्ली, है ना। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा आपका, नई दिल्ली। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर जिन्होंने भी टिक किया है मंगल जी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और ए है दोस्तों आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली है ना। तो यहां पर आप देखें, नेक्स्ट आपको बताना है ओणम। ओणम किस राज्य का त्योहार है,
ओणम बताना है प्रश्न क्रमांक 14 का। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर मध्य प्रदेश। ओणम किस राज्य का त्योहार है? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और फिर आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तब आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? केरल। केरल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल जो राज्य है दोस्तों, इसका त्योहार है ओणम, याद रखना है ना। और ये है दोस्तों आपका केरल। पहले भी मैं आपको केरल के बारे में बता चुका हूं कि केरल में जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र साइलेंट वैली है, ठीक है। ओणम यहाँ का नृत्य है और पश्चिमी घाट भी यहाँ पर स्थित है, जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना। केरल के बारे में भरतनाट्यम नृत्य यहाँ का है, भरतनाट्यम, ठीक है। कथकली, कथकली है ना, कथकली याद रख लेना, कथकली, ठीक है। और कथक उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली यहाँ का है, ठीक है। नेक्स्ट बताना, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया तो कहां किया गया? भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया तो उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, कहां पर किया गया? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है हमें। तो आपदा प्रबंधन की बात हो रही है दोस्तों, और आपदा आती है काय पर आती है? आपदा भू पर आपदा आती है। भू यानी कि भोपाल, और भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपदा आती है भू में, मैंने याद करवाया था आपको कि आपदा कहां पर आती है? भू, तो भू से बनेगा भोपाल, और भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान खोला गया कहां पर? मध्य प्रदेश के भोपाल, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भोपाल में भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान खोला गया और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और मध्य प्रदेश की बात आई है दोस्तों, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में यहां पर मंडला है, और मंडला में आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, याद रख लेना है आपको। यहां पर दोस्तों आपकी उमरिया है, और उमरिया में आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यहां पर शिवपुरी है, शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और छिंदवाड़ा और सिवनी में यहां पर क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, और पन्ना में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट बताना है आपको दोस्तों, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर आपको बताना है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? अब 4 विकल्प हैं, तो दोस्तों आपको पता है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या? बी, IUCN, ठीक है, IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसके द्वारा क्या किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है। UNEP है ना, तो याद रख लेना है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और WWF इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और दोस्तों बात आती है IUCN की, तो IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में हुई थी, ये चीज भी याद रखनी है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो ये चीज आपको याद रखनी, कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में 1948 में IUCN की स्थापना हुई। और रेड डाटा बुक का प्रकाशन भी IUCN करती है, ठीक है ना। अगला दोस्तों आपको बताना है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताना है। और इसी प्रकार से अब आपकी सीरीज चलेगी दोस्तों, पर्यावरण की एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? 4 विकल्प हैं, 2 सेकंड भी आपको बताना है। और सरदार जी के बारे में बता दें दोस्तों कि सरदार पटेल साहब के नाम पर इस बांध का नाम रखा गया क्या? सरदार सरोवर बांध, है ना। और आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
यहीं पर बनाई गई है, सरदार सरोवर बांध के निकट। और सरदार सरोवर जो बांध है ये गुजरात के किस जिला में है? तो नर्मदा जिला में है। किस जिला में? नर्मदा जिला में है, ठीक है। और ये जो बांध बना है वो नर्मदा नदी पर बना है ना, नर्मदा नदी पर बना है और नर्मदा जिला में है गुजरात के, ठीक है। और दोस्तों हमने पढ़ा था कि इसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई थी इस बांध की वो कितनी थी? 130 मीटर, लेकिन इस बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी बची है? 90 मीटर, है ना। आपने पढ़ा होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बाबा आमटे, आमिर खान आदि के निर्देशन में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसमें सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई 130 मीटर थी इसको घटाकर कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई, ठीक है। और ये सरदार सरोवर किस जिले में है? तो नर्मदा जिले में है। कहाँ के? गुजरात के। और ये नर्मदा नदी से निकलती है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में भी हम बता देते हैं। तब तक आपको कोसी नदी की भी पता होनी चाहिए कि ये बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। और ये जो गंगा नदी है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ना, सबसे पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी कहाँ से? गंगोत्री यानी कि उत्तराखंड से, ठीक है। तो याद रखेंगे। और दोस्तों आपको पता है कि यहां से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी निकलती है कहां से? अनूपपुर जिला अमरकंटक से। और नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है, ठीक है। याद रखेंगे। और नर्मदा नदी में बहुत सारे बांध भी बने हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बांध आपका है वो गुजरात में नर्मदा जो है नर्मदा जिले में बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको नर्मदा नदी के बारे में भी याद रखनी है। और यहीं से दोस्तों एक नदी और निकलती है अमरकंटक से। कौन सी निकलती है? सोन नदी, जो कहां पर मिलती है? ये जो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। और आपसे अगर कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, तो वो सोन नदी है। और मैंने आपको याद करवाया था कि सोन नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। और सोन नदी पर कौन सा बांध बना है? बाणसागर बांध। तो याद रख लेना, बाणसागर बांध भी कई बार पूछा जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कि बाणसागर बांध किस नदी पर बना है, तो ये बना है किस नदी पर दोस्तों? तो ये सोन नदी पर बना है, ठीक है। तो आपको अमरकंटक के बारे में, सोन नदी और नर्मदा नदी के बारे में भी पता चल जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर बताना है आपको। बुलर झील है, सांभर झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, या फिर चिल्का झील है? तो कौन सी झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और 2 सेकंड में आपको उत्तर बताना है। हाँ, वेरी गुड रवि जी, सोने का बान ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो कौन सी झील है? और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि जो आपकी सांभर झील है ये क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है दोस्तों कौन सी झील है खारे पानी की पूछी गई है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील, जो कहां पर है? आपकी राजस्थान में, ठीक है। सांभर झील कहां पर है? राजस्थान में, है ना। और सबसे बड़ी जो लैगून झील है, तटीय झील है, वो कौन सी है? चिल्का झील सबसे बड़ी तटीय झील है ना। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर में है ना। और कृत्रिम सबसे बड़ी झील है तो वो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ये कृत्रिम सबसे बड़ी झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, है ना। और खारे पानी की सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। चिल्का झील लैगून झील है, तटीय झील सबसे बड़ी है, ठीक है। और दोस्तों सांभर झील की बात करें तो ये है आपका सांभर झील राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में जो राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है वो इंदिरा गांधी नहर, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को मिस नहीं करना। अब रोज आपकी 7 बजे क्लास इसी प्रकार से पर्यावरण की चलेगी और कोई भी मिस नहीं करेगा, है ना। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। भारत की जो है राष्ट्रीय नदी है और भारत की जो है सबसे बड़ी नदी है, सबसे पवित्र नदी है।
और गंगा डॉल्फिन को भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है, डॉल्फिन को, है ना, तो याद रखना है। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो यहां से गंगोत्री से निकलती है ना, और गंगोत्री जो है आपकी वो कहां पर है, उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है क्या, गंगोत्री, है ना। ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर, ठीक है, यमुनोत्री से यमुना, और चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में। तो इतनी चीजें याद रखनी है। फिलहाल गंगोत्री के बारे में देखते हैं। तो ये है दोस्तों आपका उत्तराखंड, और यहां आपका गंगोत्री है, और गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, ठीक है, याद रखना है आपको। और अब हमें बताना है दोस्तों अगला प्रश्न कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, है ना, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, महानदी को, गंगा को, दामोदर नदी को, या फिर यमुना नदी को। किसे कहा जाता है ओडिशा का शोक। ओडिशा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकानन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भी यहीं पर है, ठीक है, और महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है, मिट्टी का सबसे लंबा बांध बना है, ठीक है। और ओडिशा का जो शोक कहा जाता है वो किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है महानदी को। और ये महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये महानदी निकलती है रायपुर के धमतरी से। कहाँ से निकलती है, धमतरी से। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, रायपुर के निकट धमतरी से निकलती है महानदी, जो कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। और ये है दोस्तों आपका उड़ीसा के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, उड़ीसा के बारे में जरूर आपको याद रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैलेंज प्रश्न है जो आपको बताना है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है। कपिलधारा जलप्रपात यानी 21, ये चैलेंज प्रश्न है आपका, और आपको बताना है ताप्ती, सोन, नर्मदा या फिर चंबल नदी पर। स्मिता जी, मनीषा जी, रवि जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। मंगल सिंह जी, क्या हो जाएगा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर बताना है अनुराधा जी। ये चैलेंज प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएंगे। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है, और वीडियो को सभी को लाइक करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में फटाक से बताना है, और इसी प्रकार से वीडियो आपके अब निरंतर चलेंगे, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें आपकी पर्यावरण की क्लियर होने वाली हैं, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। IAS स्टडी ट्रैक आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप है MP टेट वर्ग 3 का, है ना, MP जेल प्रहरी का, अलग अलग ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना है 9098609291, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें जुड़ना है। और दोस्तों फेसबुक में भी आप सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन पेज से जुड़ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को कुंवर जी, रवि जी, अरविंद जी, है ना, और मनोहर सिंह जी, किशन जी, सभी लोग लाइक जरूर करेंगे। हर फैक्ट को क्लियर करेंगे मैप के द्वारा भी, और है ना ज्योति शर्मा जी, मैप के द्वारा भी जब हम समझते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें जो होती हैं वो हमारे माइंड में, है ना, क्या कर जाती हैं, घर कर जाती हैं, और हम कभी नहीं भूल पाते। जितेंद्र जी, ठीक है, और मोहन जी, मोहर सिंह, अटल जी। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी 8 बजे हिंदी व्याकरण को हम पढ़ेंगे, प्रियंका जी, ठीक है, और किशन, चंद्रशेखर, सभी को धन्यवाद। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए साथियों बस